तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और चलिए शुरू करते हैं। यह पाठ है धूल और इस पाठ के रचयिता हैं रामविलास शर्मा जी। ठीक है, यूपी जिले से संबंधित हैं। और इस पाठ में धूल के बारे में बताया है, धूल की महिमा का मंडन किया है और आज के सामाजिक जीवन में धूल को किस नज़र से देखा जाता है उसको भी उन्होंने बताया है। इसमें आप अगर एक दो बार ये वीडियो देख लेंगे तो जितने भी सवाल हैं, प्रश्न हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके, याद रखना। ठीक है, तो चलते हैं मित्रों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका बनता है कि हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं। तो जो हीरे के प्रेमी हैं, सुनिए, इसका उत्तर है कि हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ यानी कि तरासा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। है ना, हो गया ना, एक लाइन में फिनिश कि हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, तरासा हुआ और आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है। दुर्लभ मतलब जो ना मिले, जो कठिनाई से प्राप्त हो, वो दुर्लभ है। तो लेखक ने किस तरह के सुख को दुर्लभ माना है, तो ऐसा कौन सा सुख है जो कठिनाई से प्राप्त होता है। तो सुनिए कि लेखक ने संसार में अखाड़े की मिट्टी में लेटने, मलने के सुख को दुर्लभ माना है। कि अखाड़े की मिट्टी को याद रखना, क्योंकि यह मिट्टी तेल और मट्ठे से सिझाई जाती है, यानी मली जाती है, जिसके देवता पर, इसको देवता पर भी चढ़ाया जाता है, यानी अखाड़े की मिट्टी। है ना, तो बस पता चल गया आपको कि लेखक ने किस सुख को दुर्लभ माना है कि अखाड़ी की मिट्टी में लेटने और उसको अपने शरीर पर मलने के सुख को दुर्लभ माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है। तो मिट्टी की आभा जो है धूल है। मिट्टी की पहचान उसकी धूल से होती है ना। मिट्टी की पहचान किससे होती है, धूल से। धूल पतली होती है, महीन होती है धूल। ठीक है, अब जो हमारे प्रश्न हैं उनको 25 से 30 शब्दों में लिखना है, बहुत इजी है। देखिए कि धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों, कोई जब बच्चा शिशु होता है, शिशु छोटा सा, तो भैया वो धूल में ही खेलता है। ठीक है, धूल में ना खेले तो वो शिशु कैसा। ठीक है, उसको नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत और क्या खराब है, क्या साफ। ठीक है, तो इसका उत्तर सुनिए कि धूल का जीवन में बहुत महत्व है। कोई भी शिशु धूल से सनकर विविध खेल खेलता है, बहुत सारी। यह धूल जब शिशु के मुख पर पड़ती है, यानी मुंह पर, तो उसकी स्वाभाविक सुंदरता निखर जाती है। इसलिए धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती कि जब ये शिशु पर के मुंह पर पड़ती है तो उसकी सुंदरता निखर जाती है ना। धूल में तो श्री कृष्ण ने भी खेला है, तो ये हम आम बच्चे तो खेलेंगे ही, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न कि हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है। तो हमारी सभ्यता जो है, कल्चर, धूल से क्यों बचना चाहता है। तो सुनिए कि हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है क्योंकि धूल के प्रति उनमें हीन भावना है। उनके मन में गलत भावना व्याप्त है धूल के प्रति। वे इसे सुंदरता के लिए खतरा मानते हैं। इस धूल से बचने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं आज के समय के लोग, ताकि वे धूल से बचे रहें। वे कृत्रिम, यानी कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, मानवों के द्वारा बनाई गई, एक होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। तो वे कृत्रिम चीजों को पसंद करते हैं, यानी मानव निर्मित। कल्पना में विचरने रहना चाहते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं। वहीं हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं, याद रखना। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। धूल भरे हीरे एक्चुअली में पता किसको कहा गया है, छोटे छोटे शिशुओं को, याद रखना। छोटे छोटे शिशु जब धूल में खेलते हैं, वो अपने शरीर पर धूल लपेट लेते हैं, उन्हें ही धूल भरा हीरा कहा गया है। तो वह हीरो के प्रेमी है, ना कि धूल भरे हीरो के। धूल की कीमत को वह नहीं पहचानते, याद रखना, है ना।
अगला है कि अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता है, तो भैया जी तो पहले ही हो गया है कि अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी से अलग है, इसे तेल और मट्ठे से सिझाया जाता है, इसे देवता पर चढ़ाया जाता है, पहलवान को अखाड़े की मिट्टी ही विश्व विजयी बनाती है, उसको अखाड़े की मिट्टी ही सबसे सुलभ लगती है, याद रखना। अगला है कि अगला क्वेश्चन है श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है, कि सुनिए, श्रद्धा भक्ति और स्नेह की व्यंजना मतलब उसका अर्थ निकालने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए धूल सर्वोत्तम साधन है, कैसे बताइए। तो सुनिए, श्रद्धा विश्वास का, भक्ति हृदय की भावनाओं का, और स्नेह प्यार के बंधन का प्रतीक है। ठीक है, श्रद्धा विश्वास का, भक्ति हृदय की भावनाओं का, और स्नेह प्यार का बंधन है। व्यक्ति धूल को माथे से लगाकर उसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करता है। ठीक है, योद्धा, ठीक है, योद्धा धूल को आंखों से लगाकर उसके प्रति श्रद्धा जताते हैं, और हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है, इस प्रकार धूल अपने देश की प्रति श्रद्धा भक्ति और स्नेह की व्यंजना के लिए सर्वोत्तम है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं पर विदेश से अपने देश में आते हैं तो हम मिट्टी को चूमते हैं, धूल को चूमते हैं। ये धूल ही तो है जो हमारी भावनाएं, हमारी जो साधन है ना भावनाओं को व्यक्त करने का। जब हम कहीं विदेश में जाते हैं और कई विदेश बाद अपने देश में लौट कर आते हैं, तब हमें अपनी मिट्टी की जो है पहचान होती है, उसकी कदर होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, देखिए कि इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है। तो नगर में रहने वाले लोगों पर क्या व्यंग किया है लेखक ने। तो नगरीय सभ्यता में सहजता के स्थान पर कृत्रिमता पर जोर रहा है। कृत्रिमता मतलब मानव निर्मित वस्तुओं पर जोर रहा है ना, वास्तविकता पर नहीं, प्रकृति को छोड़ दिया उनने। वे धूल से बचना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। शहर में लोग, उन्हें कांच के हीरे अच्छे लगते हैं, वे वास्तविकता से दूर रहकर बनावटी जीवन जीते हैं। इस तरह लेखक ने धूल पाठ में नगरीय सभ्यता पर व्यंग किया है। ठीक है, अगला क्या है, 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो सुनिए, पहला है कि लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधुली को श्रेष्ठ क्यों मानता है। गोधुली मतलब होती है जब शाम के समय गायें वापस लौटती हैं गांव में, तो उन पैरों से जो धूल उड़ती है वही गोधुली, उसको गोधुली बेला भी कहते हैं, संध्या के समय को, शाम के समय को। तो लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधुली को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि वह उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है, पार्थिवता उसकी सुंदरता को। बनावटी प्रसाधन यानी बनावटी जो चीजें मुंह पर लगी रहती हैं वह सुंदरता नहीं दे पाती, धूल से उनकी शारीरिक कांति जगमगा उठती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है। तो धूल और मिट्टी में उतना ही अंतर है जितना रस और देह और प्राण में, शब्द और रस में है ना। शब्द, जैसे आपने कोई गाना सुनते हैं ना, तो गाना हो गया मिट्टी, लेकिन उससे मिलने वाला जो आनंद की अनुभूति है, जो रस है, वो हो गई धूल, है ना। चांद और चांदनी, चांद एक मिट्टी है लेकिन उससे जो चांदनी बिखरती है वो एक धूल है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चांदनी के बिना चांद नहीं है, तो चांद के बिना चांदनी नहीं है। मिट्टी रूप है तो धूल प्राण है। मिट्टी की आभा धूल है तो मिट्टी की पहचान भी धूल है। ठीक है, अगला है देखिए क्या कि ग्रामीण परिवेश में यानी गांव में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। प्रकृति जो है नेचर, धूल के सुंदर चित्र कौन कौन से बनाती है। तो ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के अनेक सुंदर चित्र बनाती है। कौन कौन से। शिशु के मुख पर धूल फूल की पंखुड़ियों के समान सुंदर लगते हैं, है ना। फूल पर जो पंखुड़ी लगी रहती हैं ऐसे लगता है शिशु के मुख पर जो धूल होती है उनकी सुंदरता को निखारती है। सायंकाल गोधूली के उड़ने की सुंदरता का चित्र ग्रामीण परिवेश में प्रस्तुत करता है, जो कि शहरों के हिस्से नहीं पड़ता। शहरों में जो जानवर हैं, जो गायें हैं, वो शाम के समय कहाँ से लौट कर आती हैं, इधर गांव में, लेकिन लौट कर आते हैं शाम को। उनके पैरों से जो धूल उड़ती है वो गोधूल कहलाती है ना। उसकी सुंदरता का भी चित्रण उजागर हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि हीरा वहीं घन चोट न टूटे, हीरा वहीं घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हीरा वहीं घन चोट न टूटे का अर्थ है असली हीरा वही है जो हथौड़े की चोट से भी ना टूटे और अटूट होने का प्रमाण दे। ठीक है, अटूट मतलब मैं टूट नहीं सकता हूं, इसका प्रमाण भी दे। इसी तरह ग्रामीण लोग हीरे के समान होते हैं, मजबूत और सुदृढ़। मजबूत, वे कठिनाइयों से नहीं घबराते। आपको पता है कि गांव के लोग कितनी विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, अभाव में जीते हैं। शहरों में हर चीज की सुविधा है, सुख है, लाइट, पानी, हर चीज है, लेकिन गांवों में अभाव है। लोगों को रोजगार का अभाव है, खाने पीने का अभाव है, मेहनत ज्यादा करते हैं, कम पैसे मिलते हैं, शिक्षा का भी अभाव है, स्वास्थ्य का भी अभाव है, उपचार का, फिर भी वो लोग जीते हैं, मजबूती से सुदृढ़ होते हैं। याद रखना, ठीक है। इसीलिए कहा गया है हीरा वहीं घन चोट न टूटे। घन की मार से भी घन होता है हथौड़े से बड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धूल, धूली, धूली, धूरी और गोधुली की व्यंजनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो सुनिए, सबसे पहले जो धूल है वो यथार्थवादी गद्य है, तो धूली उसकी कविता है, धूली छायावादी दर्शन है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। गोधुली गायों एवं ग्वालों के पैरों से सायंकाल में उड़ने वाली धूली यानी धूरा है, जो गांव के जीवन की अपनी संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है कि धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो सुनिए, लेखक ने पाठ धूल में धूल का महत्व स्थापित वो किया है स्पष्ट कि धूल से ही हमारा शरीर बना है, परंतु आज का नगरीय जीवन यानी जो नगर के लोग हैं, शहर के, इससे दूर रहना चाहते हैं, जबकि ग्रामीण सभ्यता का वास्तविक सौंदर्य ही धूल है ना। अगला क्वेश्चन है कि कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा। तो सुनिए, लेखक से पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधुली बेला में आने का आग्रह किया गया, तो उसने इसे कविता की विडंबना माना, क्योंकि कवियों ने गोधुली की महिमा बताई, परंतु वह गोधुली गायों ग्वालों के पैरों से उड़ती धूल ग्राम की धूली थी। शहरी लोग इसकी सुंदरता और महत्ता को कहां समझ पाते। इसका अनुभव तो गांव में रहकर ही किया जा सकता है। यहां तक कि कविता के पास भी इसके महत्व के बयान की क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, कविता को विडंबना माना है। अगला है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करें कि फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वहीं धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिकता को निखार देती है। तो इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई हैं, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा जी। तो एक लाइन तो क्लियर हो गई। इस कथन का आशय है कि जिस तरह फूल के ऊपर धूल आ जाने से वह उसकी सज्जा को बढ़ाती है, पंखुड़ियां आ जाने से, उसी प्रकार शिशु के मुख पर धूल उसकी सुंदरता को भी निखार देती है। अगला है, धन्य धन्य वे हैं नर जो मेले जो करत गात, कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। लेखक इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहता है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वह नर धन्यवाद के पात्र है, यानी वह मनुष्य जो धूरी भरे शिशुओं को गोद में उठाकर गले से लगा लेता है ना। धूल में भिड़े शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर गले से लगाता है, बच्चों के साथ उनका शरीर भी धूल से सन जाता है। लेखक को मैले शब्द में हीनता का बोध होता है, क्योंकि वह धूल को मेल नहीं मानती, क्योंकि मेल ऐसे लरिकान में भेद बुद्धि नजर आती है, यानी आपने देखा होगा कि दाग अच्छे हैं, है ना। अगला है कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस, देह और प्राण, चांद और चांदनी में। तो इसका मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेखक मिट्टी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे चांद के बिना चांदनी नहीं होती, देह के बिना प्राण नहीं होता। यदि शब्द ना हो तो लेख या कविता में रस कहां से आएगा। उसी तरह मिट्टी के रूप रंग की पहचान धूल से ही होती है। अगला है कि हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। इसका आशय हमको बताना है। तो सुनिए,
लेखक का इस वाक्य से आशय है कि जिस धूल को वीर योद्धा अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, वीर सैनिक, इसी मिट्टी के लिए वो अपना बलिदान देते हैं। धूल मस्तक पर लगाते हैं, किसान धूल में ही सनकर काम करता है, धूल में भिड़ जाता है, सन जाता है। उस धूल से बचने की कोशिश की जाती है आज के नगरीय जीवन से। नगरीय लोग इसे तुच्छ समझते हैं, कम समझते हैं, चाहे वह देश की धूल को माथे से न लगाएं, परंतु उसकी वास्तविकता से तो परिचय हो कम से कम। यानी कि कम से कम माथे से धूल न लगाएं, लेकिन उस पर पैर तो रखें, मतलब उसकी वास्तविकता को तो पहचाने। यही उनका आशय है। अगला क्या है कि देखिए, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तो सुनिए कि यह कांच की तुलना नगरीय सभ्यता से तथा हीरे की तुलना ग्रामीण सभ्यता से की गई है। हीरा बहुत मजबूत होता है और कांच एक चोट से टूट जाता है और बिखर कर दूसरों को भी चोट पहुंचाता है। हीरा हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता। ये बात दोनों की परीक्षण के बाद ही पता चलती है। हीरा कांच को काटता है, उसी तरह ग्रामीण हीरे की तरह मजबूत और सुदृढ़ होते हैं, वे कांच की तरह कमजोर नहीं होते। वे कठिनाइयों को झेलते हैं। गांव के परिवेश के लोग वे उलटकर वार भी कर सकते हैं। समय का हथौड़ा इस सच्चाई को सामने लाता है। समय का हथौड़ा मतलब समय दिखाता है हर चीज का। ठीक है। अगला है, देखिए क्या है, भाषा अध्ययन में आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटिए। उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला है संग, संगर, संसर्ग। तो उसमें सम उपसर्ग है और शब्द है सर्ग। उपमान में उप उपसर्ग है, संस्कृति में सम उपसर्ग है, दुर्लभ में दुर, निर्द्वंद में निर, प्रवास में प्रा, दुर्भाग्य में दुर, अभिजात में अभि और संचालन में सम। यह जो है आपकी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट है बट नॉट लीस्ट, कि लेखक ने इस पाठ में धूल मचाना, धूल माथे पर लगाना, धूल होना जैसे प्रयोग किए हैं शब्द। धूल से संबंधित अन्य 5 प्रयोग और बताइए, उन्हें वाक्य में लिखिए। सुनिए, धूल चाटना मतलब भारतीय सेना ने दुश्मन को धूल चटा दी, मतलब हरा दिया बुरी तरह। दूसरा है धूल फांकना, वह बाजार में सारा दिन धूल फांकता रहा, मतलब बेमतलब का काम करना। धूल उड़ाना, उसकी सारी मेहनत धूल में उड़ गई, मतलब बर्बाद होना। धूल में मिलना मतलब उन लोगों ने बहुत मेहनत से सजावट की, परंतु एक आंधी के झोंके से सब धूल में मिल गया, मतलब बर्बाद हो गया। और धूल दूसरत बालक सुंदर लगता है, मतलब धूल में सना हुआ। ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।